हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे लार्ज सैम्पल थ्योरी की। ठीक है, तो लार्ज सैम्पल थ्योरी क्या होता है, पहले हम आपको पता होना चाहिए लार्ज सैम्पल क्या होता है और स्मॉल सैम्पल क्या होता है। लार्ज सैम्पल वो होता है जिसमें सैम्पल साइज ग्रेटर देन 30 है। तो स्मॉल सैम्पल क्या होगा ऑटोमेटिकली, जिसमें सैम्पल साइज लेस देन 30 है, या और वी कैन राइट इट लेस और इक्वल टू 29। तो जब लार्ज सैम्पल टेस्ट होगा तो उस वक्त हम जेड टेस्ट यूज़ करते हैं। स्मॉल सैम्पल के लिए हम टी टेस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, जेड टेस्ट टी टेस्ट क्या है वो हमें बाद में देखेंगे। जो आपका यूनिट सेकंड है वो मेनली जेड टेस्ट पे है, और थर्ड यूनिट आपका होगा टी टेस्ट पे, उसको कहते हैं स्मॉल सैम्पल थ्योरी। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा इसमें डेफिनेशन देखेंगे इसमें क्या होता है। यहाँ पे अब देखो, अगर हमारी जो पॉपुलेशन है हम उसमें से सैंपल ड्रा करते हैं। ठीक है, तो अगर सपोज हमारी जो पॉपुलेशन है जिससे हमें सैंपल ड्रा करनी है वो नॉर्मल पॉपुलेशन है। ठीक है, तो हम उसमें से सैंपल ड्रा करेंगे, वो ऑटोमेटिकली नॉर्मल होगा। जब वो नॉर्मल होगा तो नॉर्मल का पता है आपको, आपका उसका मीन म्यू होता है और वेरियस सिग्मा स्क्वायर। जब जो पॉपुलेशन है हमारी, हमने उस नॉर्मल पॉपुलेशन से सैंपल ड्रा किया और उस सैंपल का ऑटोमेटिकली मीन होगा ये होगा मीन म्यू एंड वेरियस सिग्मा स्क्वायर, वो भी फॉलो करेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। ठीक है, अब रही बात, अगर हमारी पॉपुलेशन है वो नॉन नॉर्मल है, उसका मतलब है वो ज्योमेट्रिक होगा, वो पोइसन होगा, वो एक्सपोनेंशियल होगा, वो हाइपर ज्योमेट्रिक होगा। ठीक है, वो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा, वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा। तो उस वक्त अगर हम सैंपल ड्रा करेंगे, ठीक है, वो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा, वो भी जो सैंपल होगा वो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करे विद मीन इज प्रोवाइडेड एन इज ग्रेटर आर इक्वल। ये यहाँ पे एग्जम्पशन हो रही है। यहाँ पे क्या है, अगर हम सैंपल साइज यहाँ पे ले लेंगे ग्रेटर देन 30, मैंने लार्ज सैंपल लेंगे तो वो ये सैंपल भी फॉलो करेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है क्या, अगर जो हमारी पॉपुलेशन है वो नॉन नॉर्मल है लेकिन एन इज ग्रेटर देन 30, तो ये नॉर्मल ये नॉर्मल बन जाता है। ये एन ग्रेटर, इससे क्या होता है, ये एक प्रॉपर्टी है, मतलब इसको कहते हैं सेंटर लिमिट थ्योरम। सेंटर लिमिट थ्योरम, ठीक है, ये बोलता है इफ एन इज ग्रेटर और इक्वल फॉर लार्ज एन इट इज क्या है, जो नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन है वो नॉर्मल बन जाती है। ठीक है, यहाँ पे जो सैंपल हमारा है अब वो नॉर्मल बन गया, किससे, सैंपल साइज इंक्रीज करने से। जब सैंपल साइज इंक्रीज हो गया तो ये बन गया नॉर्मल। अब यहाँ पे भी एक्स आई जो होगा वो फॉलो करेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन म्यू एंड वेरियस सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गई बात किसकी, सैंपल की। अब हमारे पास जो एक्स आई वैल्यूज़ है, सैंपल वैल्यूज़ है, ये फॉलो करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। ठीक है, जो कि अब यूनिट ही हमारा लार्ज सैंपल थ्योरी है। अभी हम जो स्मॉल सैंपल की तरफ हम उस पर ध्यान है, वो अगले यूनिट में है, तो उसी वक्त हम डिस्कस करेंगे। ये इस चैप्टर में जब भी हम सैंपल की बात करेंगे तो वो इसका मतलब है लार्ज सैंपल है, एन इज ग्रेटर आर इक्वल टू 30। ठीक है, ना वी विल कंसिडर एन इज ग्रेटर देन 30। ठीक है, हम कंसिडर करेंगे एन इज ग्रेटर देन 30, जो कि एक्स आई फॉलोज कर रहे हैं क्या, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। हम हमारा जो एक्स आई फॉलो करेगा वो म्यू करेगा एंड सिग्मा स्क्वायर, क्योंकि हमारा जो एन है वो ग्रेटर देन 30 ऑटोमेटिकली, चाहे सेंट्रल लिमिट थ्योरम से या चाहे इससे, तो ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा नॉर्मल, उसका मीन होगा म्यू एंड वेरियस ऑफ सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, इससे पहले आपको पता होना चाहिए एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स बार होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार। ठीक है, या मीन ऑफ एक्स बार, मीन ऑफ मीन इज, इसको कहते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू। अगर आप एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई करोगे, इस यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई वो होता है मीन। ठीक है, अगर आप एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार करोगे वो होता है मीन ऑफ मीनस, मीन ऑफ मीनस विच इज इक्वल एक्स डबल बार। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड हमेशा, अब जब भी हम किसी चीज़ का एक्सपेक्टेड लेंगे वो होता है इसका मीन। ठीक है, एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स बार क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार और मीन ऑफ एक्स बार। ठीक है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार क्या होता है, स्टैंडर्ड एरर एस ई, जिसको हम डिनोट कहते हैं एस ई, स्टैंडर्ड एरर विच इज इक्वल टू स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार। हमारे पास क्या होता है, एक्स बार किसके बराबर होता है, 1/n x1 प्लस x2, या हम ऐसे लिख सकते हैं 1/n समेशन ऑफ एक्स है, वो ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे। पहले हम निकालेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार। ठीक है, वो किसके बराबर होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार किसके बराबर होता है, 1/n x1 प्लस x2 प्लस j प्लस xn।
ठीक है, ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 1/n ये तो कांस्टेंट है विद रेस्पेक्ट टू एक्सपेक्टेशन, ये एक्सपेक्टेशन से बाहर आएगा और ये आ जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 प्लस प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ xn। ठीक है, एक्सपेक्टेड क्या वैल्यू क्या है, मीन। तो ये है जो कि हमारे सारे एक्स आई फॉलो करते हैं, मीन म्यू एंड वेरियंस सिग्मा। इसका मतलब है एक्स आई का मीन है म्यू एंड एक्स आई की वेरियंस सिग्मा स्क्वायर है। ये आपको यहाँ पता होना चाहिए। नॉर्मल तो फॉलो कर रहा है, लेकिन जो एक्स आई मतलब एक्स आई यहाँ पे सिर्फ एक्स आई नहीं है, ये x1 भी है, x2 भी है, x3 भी है। हर किसी का मीन है म्यू और वेरियंस है सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, तो x1 इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 का मीन क्या है, म्यू है। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x2 इसका मीन क्या है, म्यू है। इस तरह से एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ xn इसका मीन क्या है, म्यू है। ठीक है, तो कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 1 2 प्लस 3 प्लस ये दिस एंड दिस, लास्ट में n है, तो हो जाएंगे म्यू प्लस म्यू प्लस म्यू प्लस ये बन गया n म्यू, डिवाइड में है 1/n 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 n एंड n कैंसिल विच इज इक्वल टू म्यू। तो एक्सपेक्टेड ऑफ x बार क्या आ गया, म्यू, विच इम्प्लाइज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार इज इक्वल टू म्यू और मीन ऑफ x बार इज म्यू। ठीक है, इसी तरह से अब दूसरा हमें चाहिए स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार। स्टैंडर्ड एरर निकालने के लिए हम पहले वेरिएंस निकालेंगे। वेरिएंस ऑफ एक्स बार किसके बराबर होता है, वेरिएंस ऑफ 1/n वी फॉर वेरिएंस यहाँ भी है, यहाँ भी है 1/n एक्स बार को हम लिखेंगे 1/n x1 प्लस जिस तरह यहाँ पे लिखा है। ठीक है, जब आपको पता होना चाहिए जब कांस्टेंट बाहर आता है वेरिएंस से ये स्क्वायर हो जाता है, तो एक्सपेक्ट पे स्क्वायर नहीं हो जाता, यहाँ वेरिएंस पे स्क्वायर हो जाता है। जब यहाँ बाहर आ जाएगा तो ये बन गया 1/n स्क्वायर, ये आ जाएगा वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2 प्लस डैश प्लस वेरिएंस ऑफ xn। ठीक है, यहाँ पे xi इंडिपेंडेंट है, इसकी वजह से जो कोवेरिएंस टर्म है वो जीरो हो जाता है यहाँ पे। अदरवाइज अगर ये इंडिपेंडेंट नहीं होता, क्योंकि सैम्पल ऑब्जर्वेशन हमारे हमेशा क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट, तो यहाँ पे क्या होगा, कोवेरिएंस टर्म जो है वो वैनिश हो जाती है। ठीक है, तो 1/n स्क्वायर होगा वेरिएंस ऑफ x1, क्योंकि अब एक्स आई फॉलो कर देता है मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। हर किसी एक्स आई की वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है, तो इसकी भी वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है, इसकी भी वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है, लास्ट में भी सिग्मा स्क्वायर है। तो ये बन गया 1/n स्क्वायर n टाइम्स सिग्मा स्क्वायर। ये है सिग्मा स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर कितनी बार, n टाइम्स, तो बन गया n टाइम्स सिग्मा स्क्वायर। एक n और एक n इसे कैंसिल हो जाएगा, ये बन गया सिग्मा स्क्वायर बाय n। ठीक है, तो x बार की वेरिएंस कितनी है, सिग्मा स्क्वायर बाई n। ठीक है, x बार का मीन कितना है, म्यू। तो x बार किसको फॉलो करेगा, देन दस इफ एक्स आई फॉलोज, अगर एक्स आई फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, देन एक्स बार जो फॉलो करता है वो एक्स बार का मीन क्या आया, म्यू, एक्स बार का वेरिएंस क्या है, सिग्मा स्क्वायर बाय एन। तो एक्स बार का वेरिएंस एक्स बार फॉलो करेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर बाय एन। ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए। अगर एक्स आई फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, देन एक्स बार फॉलो करेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर बाय एन। हमने सिर्फ, अब मैं आपको, अगर मैं कोई भी टर्म आपको बोलूँगा, फॉर एग्जांपल एक्स आई फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, देन व्हाट अबाउट, मैं लिखूँगा फॉर एग्जांपल x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 प्लस x3। इसको मैं फॉर एग्जांपल t से लिखूंगा, वेर t इज इक्वल टू दिस। तो t क्या फॉलो करेगा, t का फॉलो करेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन क्या और वेरिएंस क्या। हमें निकालना है पहले एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ t एंड वेरिएंस ऑफ t। जब हम ये दोनों निकालेंगे, फॉर एग्जांपल ये आएगा कुछ वैल्यू यहाँ पे, फॉर एग्जांपल 3 म्यू, ये आएगा सिग्मा स्क्वायर बाई 3 सपोज। तो हम लिखेंगे t फॉलो करेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 3 म्यू एंड वेरिएंस आएगा सिग्मा स्क्वायर बाई 3, इस तरह से कुछ। ठीक है, तो जो भी हमें वहाँ पे गिवन दिया गया है, हम उसका पहले एक्सपेक्टेड निकालेंगे और वेरिएंस निकालेंगे, तो डायरेक्टली फिर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, इसी जिस तरह हमने एक्स बार का निकाला, एक्स बार का हमने पहले एक्सपेक्टेड वैल्यू लिया, वो आ गया मीन म्यू। ठीक है, तो उसके बाद वेरिएंस निकाली, वो आ गया सिग्मा स्क्वायर बाय एन। तो एक्स बार फॉलो करेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर बाय एन। ठीक है,
टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो होता है वो किस Z टेस्ट होता है, क्योंकि लार्ज सैंपल की बात करेंगे तो यहाँ पे Z टेस्ट ही यूज़ होता है, विच इज़ इक्वल टू टी माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी डिवाइड बाई स्टैंडर्ड एरर ऑफ टी। ये फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन जीरो एंड वेर। ये मैं आपको प्रयोग करूँगा ये कैसे आता है, ठीक है, बाद में। अभी आपको सिर्फ याद रखना है Z टेस्ट इसके बराबर होता है टी माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी डिवाइड बाई स्टैंडर्ड एरर ऑफ टी। क्या होता है? टी होता है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या है? मतलब हम एक्स बार मीन की बात करेंगे, हम स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करेंगे। अगर स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करेंगे यह आ जाएगा सिग्मा माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सिग्मा डिवाइड बाई स्टैंडर्ड एरर ऑफ सिग्मा। अगर हम मीन की बात करेंगे यहाँ आ जाएगा एक्स बार, ठीक है, माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार डिवाइड बाई स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार। अगर हम यहाँ पे करेंगे डिफरेंस ऑफ टू मीन्स तो यह बनेगा एक्स वन बार माइनस एक्स टू बार माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वन बार माइनस एक्स टू बार डिवाइड बाई स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स वन बार माइनस एक्स टू बार। अगर हम यहाँ पे प्रपोर्शन की बात करेंगे, जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है वो प्रपोर्शन है, यहाँ आ जाएगा पी माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पी डिवाइड बाई स्टैंडर्ड एरर ऑफ पी, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे मतलब जो भी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है वो फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 0 एंड 1, ठीक है। अब Z टेस्ट कहाँ पे यूज़ होता है? Z टेस्ट कहाँ पे यूज़ होता है? ये चार जगहों पे यूज़ होता है, चार मतलब चार सिग्निफिकेंस देखने के लिए। टेस्ट फॉर सिग्निफिकेंस ऑफ सिंगल मीन। अगर हमें सिंगल मीन चेक करना है तो सिंगल मीन के लिए ये हमें यूज़ होता है। टेस्ट फॉर सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ टू मीन्स, तो अगर डिफरेंस ऑफ टू मीन्स ये मैं आपको अलग अलग से यहाँ भी अलग अलग से हो जाएगा, ठीक है ना। ये इसके लिए भी होता है कौन सा? Z टेस्ट। टेस्ट फॉर सिग्निफिकेंस ऑफ सिंगल प्रपोर्शन, हमें सिंगल प्रपोर्शन देखना है, ये ठीक है, सैंपल प्रपोर्शन और पॉपुलेशन प्रपोर्शन में कोई डिफरेंस तो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या देखेंगे? सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन में तो डिफरेंस नहीं है, सिंगल मीन है यहाँ पे है टेस्ट फॉर सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन्स। तो हमारे पास जो दो मीन है, दो मीन कैसे होंगे? हमारे फॉर एग्जांपल कोई डिजीज़ है तो हमने पहले उसका मीन निकाला, फिर उसको दवा दिया, फिर उन लोगों का दोबारा मीन लिया, तो हम वो मीन्स कंपेयर करेंगे एक्स वन बार माइनस एक्स टू बार, ठीक है। उनमें सिग्निफिकेंस तो नहीं है, मतलब उनमें ज़्यादा फर्क नहीं है, फर्क है या नहीं है, तो यहाँ पे डिफरेंस ऑफ मीन्स आ जाएगा, ठीक है। ये मैं अलग से यहाँ पे बहुत से एग्जांपल्स भी ले लेंगे दोनों चारों केसों में। टेस्ट फॉर सिग्निफिकेंस ऑफ सिंगल प्रपोर्शन, इसी तरह से सिंगल प्रपोर्शन, सैंपल प्रपोर्शन हम लेंगे, प्रपोर्शन मीन्स परसेंटेज है, सैंपल जिसमें सैंपल में कितना परसेंटेज आ गया, पॉपुलेशन में कितना परसेंटेज है, वो बराबर है। तो जो सैंपल प्रपोर्शन है वो इसको सिग्निफिकेंट डिफरेंस है पॉपुलेशन प्रपोर्शन से या नहीं है, तो हम ये टेस्ट करेंगे इसमें, या टेस्ट फॉर सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ टू प्रपोर्शंस, तो यहाँ पे आ जाएगा डिफरेंस ऑफ प्रपोर्शंस, ये आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम नल हाइपोथेसिस की बात करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा एक्स बार इज इक्वल टू म्यू, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा डिफरेंस ऑफ टू मीन्स एक्स वन बार इज इक्वल टू एक्स टू बार, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा सैंपल प्रपोर्शन इज इक्वल टू स्मॉल पी से लिखते हैं, पॉपुलेशन प्रपोर्शन पी से कैपिटल पी से लिखते हैं, स्मॉल प्रपोर्शन इज इक्वल टू पॉपुलेशन प्रपोर्शन। नल हाइपोथेसिस यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे नल हाइपोथेसिस P1 इज इक्वल टू P2, दो केस में, ठीक है। तो ये हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। अब रही बात, ये जो दो केसेस हैं, पहले दो, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ सिंगल मीन, टेस्ट फॉर सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ टू मीन्स, इन यहाँ पे हम इन दोनों के लिए मैंने लिखा है फॉर फर्स्ट एंड सेकंड Z टेस्ट भी यूज़ होता है, टी टेस्ट भी यूज़ होता है, ठीक है। इन दोनों के लिए फॉर फर्स्ट एंड सेकंड Z टेस्ट भी यूज़ होता है, टी टेस्ट भी यूज़ होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन चल रहा है, मतलब जो स्टेशन है वह ये ऑथर्स है उन पे वो मतलब उनका कुछ अभी तक यहाँ पे कुछ मतलब दो कंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, दो कंक्लूजन है उनके। जो इंडियन ऑथर्स है, इंडियन बुक्स है, ये क्या कहते हैं, इफ़ ये सैम्पल साइज पे डिटरमाइन करते हैं, ये कहते हैं अगर n ग्रेटर देन 30 है तो Z टेस्ट लगाइए, इफ़ n इज़ लेस देन 30 तो टी टेस्ट लगाइए, ठीक है। जो बाकी हैं, बाकी अथर्स यूएस के अथर्स हैं और कोई, वो कहते हैं इफ सिग्मा इज नोन, अगर स्टैंडर्ड पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन इज सिग्मा मीन्स पॉपुलेशन स्टैंडर्ड, एस मीन्स सैंपल स्टैंडर्ड डिवीजन, सिग्मा लिखूंगा उसका मतलब है आपको ऑटोमेटिकली पता होना चाहिए ये पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन है, एस अगर मैं लिखूंगा उसका मतलब है सैंपल स्टैंडर्ड डिवीजन, ठीक है। इफ सिग्मा इज नोन Z टेस्ट यूज़ करो, ठीक है। अगर सिग्मा नोन है तो Z टेस्ट यूज़ करो, अगर सिग्मा अननोन है तो
टी टेस्ट यूज़ करो। हम फॉलो करेंगे ये वाला प्रोसीजर, क्योंकि ये वाला प्रोसीजर हमें मतलब ज़्यादा सूट नहीं करता है। इसकी थोड़ी मतलब लिमिटेशंस भी है यहाँ पे, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ हम इस पे करेंगे क्योंकि ये बहुत इजी है। हम अगर सैम्पल साइज 30 है, ग्रेटर देन 30 है, हम ज़ड टेस्ट लगाएंगे। इफ़ एन इज़ लेस देन 30 तो हम टी टेस्ट लगाएंगे। ये आपको सिंपल में ये याद रखना है, ठीक है। ये मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि कहीं बुक्स पे अगर आप फॉरेन बुक्स पढ़ोगे तो वहाँ पे इससे डिटरमाइन होता है, ठीक है। ज़ड टेस्ट लगाएंगे या टी टेस्ट लगाएंगे। तो आपको जो एग्जाम्पल आएगा या आपका एग्जाम में आ जाएगा जो भी एग्जाम्पल, वो इस बेसिस पे आप करोगे, ठीक है। इफ़ एन इज़ ग्रेटर देन 30 यू कैन यूज़ ज़ड टेस्ट। इफ़ एन इज़ लेस देन 30 देन यू विल यूज़ यू आर गोइंग टू यूज़ टी टेस्ट, ठीक है। अब जो पहला वाला केस है, टेस्ट फॉर सिग्निफिकेंस ऑफ सिंगल मीन। अब जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स होगा वो होगा सिंगल मीन एक्स बार, ठीक है। तो हम जो एक्स बार की उसकी सिग्निफिकेंस देखेंगे, हाँ। तो ये आपका यहाँ पे लिखा है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर सिंगल मीन, ठीक है। वी हैव प्रूव्ड दैट इफ एक्स आई runs from 1 to n, मतलब x1 x2 x3 xn इज ए रैंडम सैंपल ऑफ साइज n। फॉर एग्जांपल ये सैंपल है किसका, साइज n, वायर n इज लार्ज है या n लार्ज है या नहीं अभी हम बात नहीं करेंगे, मैंने अभी कुछ बोला नहीं है, वायर n इज लार्ज और नॉट। वी हैव प्रूव्ड दैट इफ xi इज ए रैंडम सैंपल ऑफ साइज n from a normal population with mean mu and variance sigma square, then sample mean is distributed normally with mean mu and variance sigma square by n. That is x bar follows normal distribution with mean mu and variance sigma square by n. अभी मैंने आपको प्रूव किया है, अगर x bar जो x i जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहे हैं, देन x bar फॉलो करेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर बाय n, ठीक है। हाउएवर दिस रिजल्ट होल्ड्स, डेट इज क्या, कौन सा रिजल्ट होल्ड करेगा, डेट इज एक्स बार फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन म्यू सिग्मा स्क्वायर इवन इफ रैंडम सैम्पलिंग इज फ्रॉम नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन। अगर जो रैंडम सैंपल है वो हमने नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन से लिया, प्रोवाइडेड, यहाँ पे लेकिन कंडीशन है प्रोवाइड द सैंपल साइज एन इज लार्ज, जो मैंने अभी आपको बताया क्या, जो एन है वो ग्रेटर देन 30 होना चाहिए, तभी तो ये क्या फॉलो करेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और एक्स बार का जो वेरिएंस होगा, मीन और वेरिएंस होगा, वो होगा मीन म्यू एंड वेरिएंस होगी सिग्मा स्क्वायर बाय एन। दस फॉर लार्ज सैंपल द स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएंट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू एक्स बार इज कितना होगा, वो होगा z इज इक्वल टू टेस्ट क्या होता है, t माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ t डिवाइड बाई स्टैंडर्ड एरर ऑफ t। अब हम सैंपल मीन की बात करेंगे तो t क्या है यहाँ पे, x बार, ठीक है। एक्सपेक्टेड ऑफ t किसके बराबर है, वो होता है म्यू के बराबर, क्योंकि हम लिखेंगे यहाँ पे है, तो टेस्ट क्या है, इज इक्वल टू t माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ t डिवाइड बाई स्टैंडर्ड एरर ऑफ t, ठीक है। अब t जो है टेस्ट इज इक्वल टू एक्स बार, ठीक है। तो ये z क्या बनेगा, z बनेगा एक्स बार माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार, ठीक है। तो ये फॉलो करेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 0 एंड वेरिएंस 1। तो एक्स बार तो एक्स बार ही है, माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार वो किसके बराबर है, अभी हमने आपको बताया था, अभी हमने ये प्रूव किया था। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार किसके बराबर होता है, यहाँ पे आप देख लीजिए, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू म्यू, ठीक है। तो ये आ जाएगा किसके बराबर, ये आ जाएगा एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू म्यू डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार। स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार भी यहाँ पे पहले हमने निकाला था वेरिएंस ऑफ एक्स बार आ गया था सिग्मा स्क्वायर बाई एन। इसका मतलब है स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार किसके बराबर होता है, स्टैंडर्ड एरर किसके बराबर है, या स्टैंडर्ड डेविएशन वो होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स बार, ठीक है। तो वो क्या है, जब रूट लगाएंगे इसका तो ये इसका स्क्वायर के साथ कट जाएगा, लेकिन इसका रह जाएगा रूट, तो ये बन गया सिग्मा बाई रूट एन। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार किसके बराबर होता है, सिग्मा बाई रूट एन, तो ये बन गया सिग्मा बाई रूट एन, ठीक है। ये फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद 0 एंड 1, ठीक है। यही मैंने आपको यहाँ पे लिखा। अब टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो है वो एक्स बार है, एक्स बार माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा बाई रूट एन अंडर द नल हाइपोथेसिस एज नॉट, हाँ ठीक है। ये हम नल हाइपोथेसिस के अंडर में कर रहे हैं।
the sample has been that the sample has been drawn from a population with mean mu at variance sigma square, that is there is no significant difference between sample mean and population mean। ठीक है, तो हम यहाँ पे null hypothesis जो होगी, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, null hypothesis अल्टरनेटिव null hypothesis क्या लेते हैं, जो सैम्पल मीन है और पॉपुलेशन मीन है उनमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है, वो जो इनमें फ़र्क है वो इनसिग्निफिकेंट फ़र्क है। ठीक है, वो सिग्निफिकेंट नहीं है। यहाँ पे हम null hypothesis लेंगे एच नॉट एक्स बार इज इक्वल टू म्यू, या एक्स बार माइनस म्यू इज इक्वल टू 0। ये और ये सेम ही है, जब ये और ये बराबर है तो इनकी जो डिफरेंस है वो कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये नल हाइपोथेसिस हम यहाँ पे लेते हैं, या लेते हैं अगर हम ये मतलब कहेंगे, क्या कहेंगे, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सैम्पल मीन एंड पॉपुलेशन मीन। ठीक है, तो टेस्ट क्या बनेगा, z इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा बाई रूट एन, विच फॉलो करता है, क्या फॉलो करता है, ये वाला फॉलो करता है। ये अब हमने इसको लिखा है फॉर एग्जांपल z, इसको एक्स बार माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा बाई रूट एन, इसको मैंने लिखा है z, और ये वाला चीज़ है, ये फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद 0 and 1। ठीक है, इफ सिग्मा इज नोन देन, अगर सिग्मा जो है वो अननोन है, हमें पता, वो गिवन नहीं दिया गया, वो पॉपुलेशन जो आपको में क्वेश्चन है ये आप में गिवन नहीं दिया गया, वहाँ पे एक सैंपल दिया गया है, देन सिग्मा स्क्वायर एस्टिमेट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, क्योंकि लार्ज सैंपल में होता है तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू होता है एस स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली होता है, जो पॉपुलेशन वेरिएंस होती है वो अप्रॉक्सीमेटली होती है किसके बराबर, सैंपल वेरिएंस के। तो इसका मतलब है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा वो अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर होगा, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। उस वक्त क्या बन जाएगा वैल्यू, एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाई एस बाई रूट एन। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये कैसे आ जाएगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल तो आएगा आएगा, क्योंकि एक्स बार की हम बात कर रहे हैं, उसको कुछ डिवाइड कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं, तो नॉर्मल तो आएगा ये। ठीक है, क्योंकि ये इससे डिवाइड हो रहा है, डिराइव हो रहा है, तो नॉर्मल तो आएगा, लेकिन मीन कैसे आएगा इसमें, 0 और वेरिएंस का कैसे आएगी 1। ठीक है, ये अभी हम देखते हैं। देखो z इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा बाई रूट एन, हमें पता है z जो है वो फॉलो करेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमें पता है मीन और वेरिएंस, ये हमें निकालना है। ठीक है, हम लिखते हैं म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर, जिस तरह एक्स आई फॉलो करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन म्यू। अब हमें न मीन पता है न वेरिएंस पता है, तो हम पहले निकालेंगे क्या, मीन कैसे निकालते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ z फॉलो करेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा मतलब ये चीज़ फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, विच इम्प्लाइज, ये बोलता है क्या, मतलब यहाँ से हमें पता चलता है जो मीन है वो 0 है, वेरिएंस जो है वो 1 है, ये हमें दिखता है। हाउ, मतलब यहाँ पे मैंने लिखा ये क्वेश्चन हाउ कैसे, या अगर यहाँ गिवन नहीं दिया गया तो हम निकालेंगे प्रूफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ z, ये हम पहले मीन निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि मीन जो होता है वो एक्सपेक्टेड होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ z वो आ जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ z किसके बराबर है, एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा बाई रूट एन। ठीक है, अब ये आपको पता होना चाहिए ये कांस्टेंट है, म्यू का हमेशा कोई वैल्यू होता है 2 3 5 7 9, सिग्मा ये भी कांस्टेंट है, इसका भी वैल्यू कोई इशू होता है 2.5 3 5 7 9 16, कुछ भी वैल्यू, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू एन तो ऑलरेडी आपको पता है, ये सैंपल साइज है, ये भी न्यूमेरिकल है, ये ग्रेटर देन 30 होगा। ठीक है, तो ये और ये क्या है, न्यूमेरिकल, एक्स बार जो है ये न्यूमेरिकल नहीं है, ये सैंपल मीन जो है। अब आप बोलोगे सैंपल मीन ये भी कोई वैल्यू होगा, क्योंकि ये स्टैटिस्टिक्स है। यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का मतलब है अगर हमारे पास बहुत से सैंपल्स है तो ये एक्स बार डिफरेंट वैल्यूज आएंगे। ठीक है, तो ये एक स्टैटिस्टिक्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये कांस्टेंट नहीं है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। आपको पता है जो कांस्टेंट है उस पर एक्सपेक्टेशन से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सी, वायर सी इज कांस्टेंट इज इक्वल टू सी। ठीक है, जो कांस्टेंट की एक्सपेक्टेशन होती है वो होती है उसके बराबर, सी के बराबर, वायर सी इज एनी कांस्टेंट। जब हम इसका निकालेंगे तो से 1 बाई सिग्मा रूट एन, ये तो बाहर आ जाएगा एक्सपेक्टेशन से, इसका आएगा एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स बार माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ म्यू। ठीक है, तो ये बन गया 1 बाई सिग्मा बाई रूट एन। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार किसके बराबर है, अभी हमने निकाला यहाँ पे
एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार किसके बराबर है, म्यू के बराबर। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार किसके बराबर है, म्यू। और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ म्यू, ये म्यू जो कांस्टेंट है वो तो म्यू ही आ जाएगा, क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये बन गया म्यू माइनस म्यू इज इक्वल टू, जब म्यू माइनस म्यू इज इक्वल टू ये बन गया जीरो, तो डिवाइड कुछ करेंगे तो वो बनेगा जीरो, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड करने से कुछ नहीं होगा यहाँ पे, एनीथिंग जीरो डिवाइड बाई एनीथिंग इज इक्वल टू जीरो। अब तो जो है ये आ गया जीरो। ठीक है, ये बन गया जीरो। अब हमें क्या निकालना है, वेरिएंस। वेरिएंस ऑफ जेड किसके बराबर होता है, वेरिएंस ऑफ जेड, ये आपको याद रखना है, वेरिएंस ऑफ सी एक्स इज इक्वल टू सी स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स, वेयर सी इज एनी कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ कोएफिशिएंट है यहाँ पे। ठीक है, तो अब अगर वेरिएंस से कुछ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा तो उसको स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अब ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, लेकिन ये डिफरेंट टर्म है। पहले हम डिनोमिनेटर बाहर निकालेंगे, तो जब ये वेरिएंस से बाहर निकलेगा तो इसका आएगा स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, तो लेकिन इसका रूट कट जाएगा। ठीक है, ये बन गया 1/σ² डिवाइड बाई एन, क्योंकि ये वेरिएंस से बाहर आ गया तो इसका स्क्वायर हो जाता है। ये आ जाएगा वेरिएंस ऑफ एक्स बार माइनस वेरिएंस ऑफ म्यू। ठीक है, वेरिएंस ऑफ एक्स बार माइनस वेरिएंस ऑफ म्यू। तो वेरिएंस ऑफ एक्स बार किसके बराबर होता है, हमने पिछले अभी निकाला पीछे, तो होता है σ² बाई एन माइनस वेरिएंस ऑफ म्यू, वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू ऑलवेज जीरो, वेरिएंस ऑफ सी इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो वेयर सी इज कांस्टेंट। ठीक है, तो जो कांस्टेंट की कांस्टेंट का मतलब सिंगल वैल्यू होता है, इसकी कौन सी वेरिएंस होगी, वो कभी डिवेट नहीं होगा, वो हमेशा एक वैल्यू रहता है। वेरिएंस मतलब वो डिवेट हो रहा है, तो जो सिंगल वैल्यू होगा वो कैसे डिवेट होगा, वो तो डिवेट नहीं होगा, तो हमेशा वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू जीरो। तो ये बन गया σ² बाई एन माइनस जीरो, वो हो गया σ² बाई एन, नीचे भी σ² एन, ये भी कट हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा यहाँ पे वैल्यू। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या वेरिएंस होगा 1, इसीलिए क्या विच इम्प्लाइज जेड फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 0 एंड 1। जो कल नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें एग्जांपल्स होंगे किस पे, ऑन टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ सिंगल मीन। ठीक है, ओके।